वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है सभी जो स्थायी कर्मचारी है उनके जुलाई माह में इंक्रीमेंट लगता है। अब इंक्रीमेंट के क्या नियम है, कई विशेष जो परिस्थितियां हैं उनमें इंक्रीमेंट लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे मान लो कोई कार्मिक है 1 जुलाई को अगर ड्यूटी पे नहीं रहता है, आकस्मिक अवकाश पर रहता है तो क्या होगा, या सीएल के अलावा अन्य किसी अवकाश जैसे मेडिकल है, पीएल वगैरह तो उस पर रहेगा तो क्या होगा। इसके अलावा असाधारण अवकाश पे है तो क्या होगा, या बीच में एक आदेश आया था कि जुलाई और जनवरी साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगेंगे, तो वो क्या प्रोसेस रहेगा। और जुलाई में आपका अगर लेवल L10 L12 या जो भी है, इंक्रीमेंट लगने के बाद आपका वेतन कितना बढ़ेगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। वीडियो तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी इसमें कोई भी संशय है या कोई भी इसमें कोई डाउट है तो जो भी विभागीय नियम या जो भी उच्च अधिकारी है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे वेतन वृद्धि के बारे में कि सामान्य रूप से अगर कार्मिक स्थायी सेवा में है तो राजस्थान सेवा नियम 29 के अनुसार जब तक सामान्य वेतन वृद्धि नहीं रोकी जाएगी वह सामान्य रूप से प्राप्त होती रहेगी। यानी कोई विशेष कारण से अगर वेतन वृद्धि रोकी जाती है तो बात लगे, अन्यथा उसकी वेतन वृद्धि है वो होती रहेगी। दूसरी बात, पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 12 और 13 के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय होगी। अभी जैसे लेटेस्ट जो आदेश आया था जिसमें साल में 2 बार वेतन वृद्धि का था आदेश, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा वो कैसे होगा या किसकी कब लगेगी। तो एक तो ये है कि स्थायी कार्मिक द्वारा 6 माह या उसके अधिक की सेवा पूर्ण करने पर राजस्थान सर्विस रूल्स 2017 के नियम 13(1) के अनुसार 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। अब यहाँ ये नियम 13 क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ से पहले तो बात करेंगे कि यहाँ से जैसे ये नियम 13 है, ये नियम है कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट रिवाइज पे स्ट्रक्चर है कि देयर विल बी एन यूनिफॉर्म डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट दैट इज 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। यानी 7वें वेतन आयोग में ये तय किया गया था कि सभी की वेतन आयोग जो इंक्रीमेंट है, पहले जो इंक्रीमेंट लगते थे पुराने जो वेतन आयोग थे उनमें जो भी तारीख स्थायीकरण की होती थी या जो कर्मचारी की नियुक्ति तारीख होती थी उसके अनुसार लगते थे, लेकिन अब सभी के 1 जुलाई से फिक्स कर दिया है। अंडर दीज रूल्स एंड एम्प्लॉइज कंप्लीटिंग 6 months एंड अबोव इन लेवल एज 1 जुलाई विल बी एलिजिबल टू ग्रांटेड द इंक्रीमेंट। यानी ये जो लाइन है कि 6 महीने की अगर सेवा हो जाती है तो वो इंक्रीमेंट का पात्र होगा। इसकी दूसरी लाइन है कि एवरी न्यू रिक्रूटमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, यानी कोई भी नया कार्मिक है जो प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेता है सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, विल बी अलाउड 1st एनुअल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई। तो वो 1 जुलाई को उसको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इमीडिएटली फॉलोज द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, यानी जब भी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा उसके आगे की जो 1 जुलाई होगी उसको इंक्रीमेंट है वो दे दिया जाएगा। तो ये नियम 13(1) हो गया और उसके बाद में 13(2) भी मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट है कि कार्मिक द्वारा विकल्प देकर प्रोबेशन में, मान लो जैसे कोई कार्मिक था वो विकल्प देता है। अब इसमें पहले क्या होता है या अभी तक जो प्रॉब्लम थी कि कोई कार्मिक है अगर मान लो जिसका किसी का अभी जैसे 29 जून तक या मई तक अगर किसी का प्रोबेशन पूरा हो जाता था उसको तो जुलाई से इंक्रीमेंट मिल जाता था, लेकिन किसी का प्रोबेशन 15 जुलाई या 1 अगस्त को पूरा हो रहा है तो उसको अगले इंक्रीमेंट के लिए अगले साल की जुलाई तक इंतज़ार करना पड़ता था। तो अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है कि साल में 2 बार इंक्रीमेंट के संबंध में प्रावधान किया गया है, लेकिन जो इंक्रीमेंट है वो एक व्यक्ति के लिए 1 बार ही लगेगा। लेकिन किस तरीके से लगेगा, तो जैसे मान लो विद्यमान वेतनमान का वेतन आरित किया जा रहा है, यानी कोई कार्मिक है जो पहले से सर्विस में था और उसका किसी दूसरी सर्विस में सिलेक्शन हो जाता है और वो प्रोबेशन में पुराना वेतन ले रहा है, तो सामान्य रूप से तो उसकी वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई को होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी स्थायी कर्मचारी है। लेकिन भले ही दूसरी सर्विस में वो प्रोबेशन में है तो उसको वेतन वृद्धि मिल जाएगी, क्योंकि उसको विद्यमान वेतन ले रहा है, यानी पहले वाली जो पोस्ट थी उसका वेतन ले रहा है। जैसे मान लो कोई कर्मचारी है जैसे वो सीधी भर्ती में व्याख्याता बन गया और उसको प्रोबेशन में कम पेमेंट मिल रहा है, लेकिन उससे पहले वो तृतीय श्रेणी अध्यापक था और उसको रेगुलर सैलरी मिल रही थी, तो उसको वार्षिक वेतन वृद्धि है वो पुरानी जो भी सैलरी विद्यमान वेतन का ऑप्शन अगर दिया है, उसने विकल्प दिया है, तो उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो कार्मिक 30 जून से, यानी अगर 29 जून तक जिसका स्थायीकरण पूरा हो जाता है और आदेश जारी हो जाता है उनको तो 30 जून के बाद में आगामी 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लग जाता है, लेकिन 30 जून से लेकर के 30 दिसंबर तक, जिसमें दोनों दिन शामिल है, अगर 2 वर्ष का प्रोबेशन पूर्ण करता है तो उसको 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। तो इसको ये फायदा होगा कि मान लो जैसे 30 जून को अगर किसी का कार्यकाल पूरा हो रहा है या प्रोबेशन पूरा हो या
1-2 जुलाई, 5 जुलाई, 10 जुलाई को अगर पूरा हो रहा है तो उसको अगले साल की जुलाई तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसको आगामी 1 जनवरी को वेतन वृद्धि मिल जाएगी। लेकिन जो उसकी अगली वेतन वृद्धि होगी वो फिक्स 1 साल के बाद में होगी। ऐसा नहीं है कि जनवरी में वेतन वृद्धि मिल गई और जुलाई में दोबारा मिलेगी, साल में एक बार ही मिलेगी, क्योंकि ये वार्षिक वेतन वृद्धि है। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि उसको अगली वेतन वृद्धि के लिए जो जैसे 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, उसको साल भर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर वो वेतन वृद्धि होगी वो जनवरी से जनवरी चलेगी। तो ये इम्पोर्टेंट बात है और ये काफ़ी रात भरी जो बात है। यहाँ से मैं एक और आपको आदेश भी बता दूंगा, अगर ये जैसे आपका कार्यालय आदेश होगा कि वेतन वृद्धि का आदेश आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ जो भी कर्म संख्या होगी, अधिकारी कर्मी का नाम हो जाएगा, पद होगा, स्थायी अस्थायी है, L10 L11 किस लेवल में वो काम कर रहा है, कार्यरत है, 30 जून को उसका मूल वेतन कितना था और वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख है जैसे 1 जुलाई आ जाएगी, कितना वेतन हो जाएगा, और आगामी वेतन वृद्धि है वो 1/7/2025 हो जाएगी। तो ये आपको इस तरीके से कार्यालय आदेश है वो आपको जारी करना पड़ेगा। और उसके बाद में और भी इम्पोर्टेंट बात वेतन वृद्धि के संबंध में यहाँ से जैसे कुछ इम्पोर्टेंट अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरी PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। तो यहाँ काफ़ी सारे पेज है, उसमें स्पष्ट रूप से जो किया हुआ है कि यहाँ से ये, हालांकि ये बहुत बड़ा पूरी PDF है, तो मैं थोड़ा सा जो जरूरत होगी वही मैं आपको बताऊँगा। तो सीधी सी बात है कि अगर मान लो किसी कार्मिक की प्रोविशन है वो 30 जून से 30 दिसंबर के बीच में पूरा हो रहा है, तब तो उसको अगली जनवरी को जो है वार्षिक वेतन वृद्धि दी होगी और उसकी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 साल बाद ही दी होगी, ये ध्यान रखें। दूसरा कि कोई कार्मिक है जो 31 दिसंबर के बाद में उसका प्रोबेशन पूरा होता है और 29 जून तक अगर पूरा हो जाता है और 30 जून तक उसका स्थायीकरण आदेश वगैरह जारी हो जाता है, तो उसको अगले दिन यानी 1 जुलाई को 2 वर्ष का प्रोबेशन पूरा होने पर 1 जुलाई को इंक्रीमेंट है वो दे होगा और अगली वार्षिक वेतन वृद्धि भी 1 जुलाई को ही होगी, यानी 1 साल बाद होगी। तो ये जो फ़र्क है जुलाई और जनवरी का, ये कर्मचारी के लिए फ़ायदेमंद है कि अगर मान लो उसका प्रोबेशन काल 29 जून तक पूरा हो जाता है तब तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिल जाएगा, और अगर जुलाई अगस्त में पूरा हो रहा है तो अगले साल जुलाई तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा उसको, आगामी जनवरी नए साल की जो होगी उसमें आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। उसके बाद ऐसे कार्मिक जो 1/4/2023 के बाद में 2 वर्ष का प्रोबेशन काल पूर्ण कर रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड, और पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहे हैं, तो मैंने पहले बता दिया कि पूर्व पद का अगर वेतन आहरित कर रहे हैं तो वर्तमान पद के पे मैट्रिक्स लेवल के प्रथम सेल मूल वेतन की बजाय अगला सेल स्थिर किया जाता है, तो वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दी होगी। तो ये तो प्रोबेशन वाला बात हो गया। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर कोई कार्मिक 1 जुलाई 23 से लेकर के 30 जून 2024 तक, यानी जो पिछला ये जो अभी का जो जैसे सत्र समाप्त हुआ है शैक्षिक सत्र, अगर वो 6 माह से अधिक असाधारण अवकाश पे है तो उसको वार्षिक वेतन वृद्धि देनी होगी, यानी 6 माह से ज़्यादा अगर वो अवैतनिक अवकाश के असाधारण अवकाश पे है तो देनी होगी। इसमें अगर एक विशेष बात और इम्पोर्टेंट है कि अगर 6 माह की अवधि का जो अवैतनिक अवकाश है यदि चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर है, यानी मेडिकल बेसिस पे है, अगर वो बीमार है, एडमिट है और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह है, तो 6 माह की अवधि तक का जो भी उसका अगर अवकाश है तो उसको वेतन वृद्धि दी होगी, अन्यथा देनी होगी। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात कि समस्त कार्मिकों द्वारा IPR भरा जाना आवश्यक है, अन्यथा वार्षिक वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक आदेश आपको पता होगा कि तो कार्मिक विभाग की तरफ से आया था कि सभी कार्मिकों को अपनी IPR है वो राजकाज पोर्टल पर जाकर के जो पढ़नी थी, और अगर किसी कार्मिक ने नहीं भरी है तो उसके संबंध में कुछ दिन पहले एक लिस्ट भी मांगी गई थी, सूचना मांगी गई थी कि जिन जिन कार्मिकों ने अपना IPR नहीं भरा है उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि अगर जारी कर दी गई है तो उसकी सूचना मांगी थी। तो मैं आपको आदेश बता देता हूँ, यहाँ से जो आदेश है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का, ये परिपत्र था और इस परिपत्र में था कि 1 जनवरी की स्थिति में अपनी अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का जो नियम था, और इसमें यहाँ स्पष्ट लिखा था कि कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या जैसे 14/4/2011 के तहत जो राज्य सेवक अपना अचल संपत्ति की सूचना ऑनलाइन नहीं भरेंगे तो संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनकी विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी। साथ में ये और क्लियर लिखा हुआ है कि वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा, और पदोन्नति के संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र 19/1/2023 में स्थिति स्पष्ट की गई है कि अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरने वाले राज्य सेवक की पदोन्नति उपरांत प्रशासनिक विभाग तक पदोन्नति आदेश तब तक जारी नहीं किए जाएंगे जब तक वह अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन नहीं भरा जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और कई साथियों के बार बार कमेंट भी आ रहे थे कि वो अपना IPR भरना भूल गए या किसी कारण से नहीं भर पाए। तो अभी राज्य स्तर पर इसके बारे में डेट बढ़ाने के या वापस पुनः उसको शुरू करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी संभावना है। अगर
डेट बढ़ जाती है या आईपीआर भरने की डेट है वापस अलाउ कर दी जाती है, तब तो आप आईपीआर भर पाएंगे। अन्यथा फिलहाल अभी तक तो आईपीआर भरने का कोई भी जो ऑप्शन है वो नहीं है, क्योंकि डेट इसकी जा चुकी है। 2-3 बार डेट बढ़ी थी, मैंने भी अलग अलग वीडियो में डिटेल में बताया था आईपीआर कैसे भरते हैं, वो भी लाइव प्रोसेस बताया था, बार बार उसकी डेट बढ़ी वो भी बताई थी। लेकिन फिर भी अगर कई कार्मिक नहीं भरा तो यहाँ भी जो आदेश है कार्मिक विभाग का, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उसकी वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। और जिन्होंने वेतन वृद्धि दी है और आईपीआर नहीं भरी है उनकी भी सूचना कुछ समय पहले मांगी थी, तो ये जरूर आप विशेष ध्यान रखें। अगला है कि मान लो कोई अनुकंपा नियुक्त टंकण कार्मिक है, जैसे खास करके जो लिपिक वर्ग के जो भी कार्मिक होते हैं जो अनुकंपा नियुक्ति में होते हैं, तो उनको टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही वार्षिक वेतन वृद्धि दी होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो कई साथी बार बार पूछते हैं या उनकी समस्या रहती है कि 1 जुलाई को आकस्मिक अवकाश रहने पर क्या होगा। तो अगर मान लो 1 जुलाई को आप सीएल पे रहते हैं तब तो आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि प्रभावित नहीं होगी। सीएल के अलावा अगर किसी अन्य अवकाश पर रहते हैं तो आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि प्रभावित होगी। वो किस तरीके से होगी वो मैं आगे बताऊँगा। तो ये तो हो गया कि अगर सीएल के अलावा रहते हैं तो प्रभावित होगी, अगर सीएल पे रहते हैं तो वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को ही दे होगी। और अगला पॉइंट है कि कार्मिक 1 जुलाई को आरएसआर नियम 7-15 में वर्णित अवकाश लेने पर, यानी सीएल के अलावा कोई अवकाश लेता है, जैसे कोई महिला है मैटरनिटी लीव पे है, कोई मेडिकल लीव पे है, कोई पीएल पे है, तो ऐसी स्थिति में वार्षिक वेतन वृद्धि की जो तिथि है वो अपरिवर्तनीय रहेगी। यानी उनका इंक्रीमेंट तो 1 जुलाई को ही लगेगा, लेकिन वार्षिक जो लाभ होगा यानी जो आर्थिक लाभ होगा वो कार्यग्रहण तिथि से दे होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा एक आपको उदाहरण देकर बता दूं कि मान लो कोई कार्मिक है, जैसे मान लो कोई मेडिकल बेस पे है या चलो पीएल पे है और वो 15 जुलाई को ज्वाइन करता है और 1 से 15 तक अगर वो सीएल के अलावा अन्य अवकाश पे था तो उनका इंक्रीमेंट तो है वो 1 जुलाई से लग जाएगा। लेकिन उसकी जब सैलरी बनेगी जुलाई की तो उसका जो इंक्रीमेंट का जो बेनिफिट है वो 15 तारीख को अगर ज्वाइन करता है या 16 को ज्वाइन करता है तो 16 तारीख से मिलेगा। 15 तारीख तक उसको जो पुराना वेतन होगा उसके अनुसार ही वेतन मिलेगा। तो ये जरूर ध्यान रखें कि उसको जो आर्थिक लाभ होगा, वास्तविक लाभ होगा यानी आर्थिक लाभ होगा वो तो कार्यग्रहण तिथि से होगा, हालांकि वेतन वृद्धि है वो सामान्य रूप से 1 जुलाई रहेगी। और उसके अलावा वेतन वृद्धि जो आदेश है वो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा ही जारी किया जाता है, डीडीओ के द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वेतन व्यवस्था वाले कार्मिक का वेतन वृद्धि आदेश मूल पदस्थापित स्थान वाले संस्था प्रधान कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा। यानी कई कार्मिकों की वेतन व्यवस्था होती है तो जहाँ भी उसके सर्विस बुक सामान्य रूप से अपने मूल पदस्थापन स्थान पर होती है तो वहाँ जारी करेंगे। लेकिन अभी जो कई जो कार्मिक होते हैं वो जैसे शिक्षा विभाग में कोई कार्मिक है वो अन्य तरह के कई तरह के जो लीव्स लेते हैं जैसे सीजीएल वगैरह ऐसे लेते हैं तो उसकी जो डीडीओ के द्वारा एंट्री की जाती है और डीडीओ के पास में अगर सर्विस बुक रहती है तो जिस भी कार्यालय अध्यक्ष के पास में उसकी सर्विस बुक है जिसकी वो सैलरी बना रहा है और सर्विस बुक भी अगर उसके पास में तो वो भी उसका इंक्रीमेंट आदेश है वो जारी कर सकता है। और अन्यथा अगर सर्विस बुक मूल स्थान पर है तो वहाँ से वो कार्मिक का इंक्रीमेंट लगा करके उसकी कॉपी है वो संबंधित जहाँ भी इसकी सैलरी बन रही है वहाँ भेज सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। और वेतन वृद्धि का जो आदेश है वो GA 92 में जारी किया जाएगा। मैंने आपको इसका फॉर्मेट भी बता दिया। वार्षिक वेतन वृद्धि का इस तरह का जो फॉर्मेट है इंक्रीमेंट ऑर्डर का ये फॉर्मेट होगा जिसमें वित्त विभाग का आदेश FD रूल्स 2017 डेट के और द्वितीय संशोधन 9/12/17 के प्रावधान के अनुसार जैसे यहाँ जैसे 2 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के बाद में यहाँ से जो भी है इस तरह का जो आदेश है ये फॉर्मेट आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूँगा। तो ये तो हो गया कि आपको नियंत्रण अधिकारी जो भी है वो GA 141 के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश है वो जारी किया जाएगा और यानी डीडीओ के द्वारा जारी किया जाएगा अगर डीडीओ अलग है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब वार्षिक वेतन वृद्धि का कार्यालय आदेश भी निकाला जाएगा और जब भी बिल जो बनेंगे जुलाई के उसके साथ में ये कार्यालय आदेश है इसकी कॉपी भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब और इम्पोर्टेंट बात 1-2 बात और मैं आपको दे देता हूँ कि एक तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि अगर सीएल के अलावा कोई अवकाश पे है कोई कार्मिक तो उसका जो वार्षिक इंक्रीमेंट है वो जुलाई को लगेगा, लेकिन आर्थिक लाभ है वो कार्यग्रहण की तिथि से दे होगा। इसके अलावा वेतन व्यवस्था वाला जो भी कार्मिक है तो उसकी सर्विस बुक अगर मूल स्थान पर रहती है तो मूल स्थान वाले जो कार्यालय अध्यक्ष है वही उसके वेतन वृद्धि आदेश जारी करेंगे और उसकी कॉपी है वो वेतन जहाँ से आहरित किया जा रहा है वहाँ भेज देंगे। अब जैसे एक और भी क्वेरी हो सकती है कि अगर कोई महिला कार्मिक है वो प्रसूति अवकाश पे है तो उसको इंक्रीमेंट कब मिलेगा। तो अगर कोई 1 जुलाई को कोई कार्मिक सीएल के अलावा अन्य किसी भी अवकाश पे है, चाहे प्रसूति अवकाश पे है, मेडिकल पे या पीएल वगैरह किसी भी अवकाश पे है, तो उसको वार्षिक वेतन वृद्धि तो 1 जुलाई को दी होगी और साधारण अवकाश के अलावा। लेकिन जो वास्तविक लाभ होगा, जो आर्थिक लाभ होगा वो नियमानुसार अवकाश से पुनः ड्यूटी ग्रहण करने की तिथि से दे होगा। तो
तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। अब बात करेंगे कि आपका इंक्रीमेंट कितना लगेगा। तो सामान्य रूप से जैसे 6th पे में था तो जो भी मूल वेतन था उसका लगभग 3% है वो इंक्रीमेंट लगता था, लेकिन अब जो 7th पे है उसमें एल बने हुए हैं, लेवल बने हुए हैं, L1, L2, L3, उसके बाद में सेल्स बने हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको वापस थोड़ा सा और जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे एक और थोड़ा और जूम करके आपको क्लियर बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मान लो कोई कार्मिक अभी L10 पे है और अभी उसका वेतन है वो जैसे सेल 1 में है, उसका वेतन स्थायीकरण हुआ, 3rd ग्रेड कार्मिक है, उसका स्थायीकरण होते ही उसका मूल वेतन है 33,800 हो जाएगा। अब 33,800 है अगर मान लो और उसका इंक्रीमेंट लगेगा तो अगला जो उसका नेक्स्ट सेल है यानी सेल 2 यानी 1 में अगर वो है अभी 33,800 पे है तो उसका 34,800 हो जाएगा, यानी 1,000 का मूल वेतन में फ़ायदा हो जाएगा। DA जैसे अभी 50% है तो इसका आधा यानी 500 रुपये का DA में फ़ायदा हो जाएगा, और इसी के अनुसार जो HRA है 9% उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। तो जैसे ही आपका मूल वेतन चेंज होगा आपका DA और HRA भी है वो प्रभावित होगा, क्योंकि वो मूल वेतन पर आधारित है। अगर मान लो कोई कार्मिक L11 पे है तो जैसे 37,800 पे अगर है तो इंक्रीमेंट उसका 38,900 हो जाएगा। अगर मान लो कोई कार्मिक जैसे 46,500 पे है तो उसका नेक्स्ट जो सेल होगी जैसे ये भी 8 नंबर सेल में है L11 में तो उसका 47,900 हो जाएगा। इस तरीके से अगर L11 में है तो 46,500 है तो उसका 47,900 हो जाएगा। जैसे मान लो जो भी इसका होगा उसका अगला सेल है वो हो जाएगा। और ये पूरा 7th पे चार्ट है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैंने कई बार इसको अपलोड किया हुआ है। तो वहाँ से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अभी आपका मूल वेतन कितना है। पहले तो आप अपना लेवल देखें कि आप L10 में है, L11 में है, L12 में है। अब जिस भी लेवल में है उसके अनुसार आपका वर्तमान वेतन कितना है। जैसे मान लो L10 में अभी 41,500 है तो नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट लगेगा L8 जो सेल 8 है, जो सेल 9 में है L10 सेम रहेगा तो इसके अगली जो नीचे की जो सेल है 41,500 के नीचे की है 42,700 तो उसका 42,700 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये 7th पे चार्ट है, इससे आप देख सकते हैं। और जो प्रभावित होने वाली जो पॉइंट्स है मैंने आपको पहले बता दिया कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो आपकी वेतन वृद्धि से प्रभावित होगी। तो यहाँ से वेतन वृद्धि संबंधित जो भी प्रभावित होने वाली जो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा और बता दूंगा अभी, वो मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी वेतन वृद्धि के संबंध में कि किस किस कार्मिक की वेतन वृद्धि जुलाई में लगेगी, किसकी जनवरी में लगेगी, 1 जुलाई को अगर ये अवकाश पर रहते हैं तो क्या होगा। इसके अलावा अगर कोई महिला कार्मिक मातृत्व अवकाश पे है तो उसका इंक्रीमेंट किस तरीके से लगेगा, या अगर कोई कार्मिक असाधारण अवकाश पे है 6 महीने से ज़्यादा है तो उसका इंक्रीमेंट किस तरीके से लगेगा। ये सारी परिस्थितियाँ मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगर ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो में मैंने जो भी PDF या आदेश बताए हैं, जैसे ये आदेश है, ये 19 अप्रैल 2022 का आदेश है जिसमें मैंने आपको अभी बताया था। तो इस तरीके से जो भी आदेश है ये सारे आदेश मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप कभी भी देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपका बेसिक चेंज होते ही कौन कौन सी चीज़ें हैं वो प्रभावित होगी, तो वो मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।